नमस्कार दोस्तों। हिंदी व्याकरण का ये पहला भाग है। आज से हमने यूपी टेट 2020 एवं शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी व्याकरण शुरू की है। इसमें हम हिंदी के वर्णमाला से लेकर जो अंत का टॉपिक है वाच्य तक सब कुछ एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा जिसके माध्यम से आप रोज के रोज अध्ययन करेंगे। तो इसमें आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्णमाला, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है और इनके जो उच्चारण स्थान हैं उनको भी हम जानेंगे। तो ये सारा आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको सारा का सारा सब कुछ एकदम समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए और शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन का जो सिलेबस था उसको कंप्लीट किया हुआ है। आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक आई बटन होगा, उसे आप टैप करके वहाँ से प्लेलिस्ट देख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए। और पर्यावरण अध्ययन के जो प्रश्न रह गए हैं उसको हम किसी दिन एक वीडियो में कंप्लीट करके सारे प्रश्नों को वन बाय वन करके वन लाइनर के तौर पे आपको दिखा देंगे, तो आप उनके माध्यम से आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण क्या है, वर्ण क्या है, वर्णमाला समझते हैं। वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनियों को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आ दिया है, जैसे हमने यहाँ पे का लिया है, तो का को हम विखंडित नहीं कर सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये एक वर्ण है। क्या है? जैसे का है, आ है, गा है, तो ये क्या है? वर्ण है। ठीक। और वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये नॉर्मल बात है। ठीक। वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है। अब बात करते हैं वर्ण के भेद। जो वर्णमाला है उसमें जो वर्ण दिए गए उसके दो मुख्य भेद हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो पहला जो स्वर है उसको जानते हैं। स्वर क्या है? स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जा सकता है, उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है। तो स्वर क्या है? जिसका उच्चारण बिना किसी की सहायता के किया जाए उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है। इनकी जो संख्या है, जो हिंदी में स्वरों की संख्या वो है 13। यहाँ पे लिखा हुआ 16, ये गलत है। 16 नहीं होती है। कितनी होती है? 13 होती है। इसमें क्या है ये देखिए, इसमें इन्होंने ये बढ़ा दिए हैं ऋषि और ली को, ये बढ़ा दिए इसीलिए इसमें 16 है। ठीक है। तो ये जो छोटा है, बड़ा है, आ है, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ए है, ए है, ऊ है, अंग है, आहा। इसके अलावा ऋषि इसमें आता है। तो ये सब मिला के 11 होते हैं, सॉरी 13 होते हैं। ठीक है। जिसमें से यानी कि स्वरों की संख्या कितनी है? अधिकतम अगर संख्या पूछे स्वरों की तो 13 है। अगर केवल स्वरों की संख्या पूछे तो वो 11 है, जिसमें अयोगवाह भी है जो मिला के 13 हो जाते हैं। तो अयोगवाह है इसमें अंग और आहा। अंग और आहा को अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह क्या कहते हैं? अयोग वाह। पेपर में आता अयोग वाह है तो कौन है? अंग और आहा। इसके अलावा जो बचे हुए हैं ये और ऋषि मिला के, ये वाला ऋषि मिला के इसे हम स्वर कहते हैं। तो इन जो सभी को मिला के इनकी संख्या कितनी है? 13। इसमें 3 नहीं है, जैसे ये 2 और ये 3, लास्ट के जो 3 है ये स्वर में, हिंदी के में स्वरों में नहीं काउंट होते हैं। ठीक है। ये संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। तो ये स्वर हैं कितने? 13। अब स्वर के भेद। मूल स्वर क्या है? ये अपने आप बने हैं, यानी कि इनकी व्युत्पत्ति स्वयं से हुई है, तो ये मूल स्वर हो गए। जब मूल स्वरों से जो बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ये पेपर में कुछ खास आते नहीं है। अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लतु स्वर। ह्रस्व स्वर
जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे, ठीक, तो उसे हम ह्रस्व कहते हैं। जैसे हमने बोला का, तो सिर्फ हमें का बोला, एक ही मात्रा का समय लगा का, तो ये क्या है, ह्रस्व है। इसके बाद दीर्घ, जिसमें ह्रस्व से 2 गुना समय लगे उसे हम दीर्घ कहते हैं। जैसे जैसे हमने बोला था यहाँ पे, जैसे हमने बोला आ, तो ये ह्रस्व है। अगर हमने बोला बड़ा आ, तो इसमें अधिक समय लगा, अधिक ऊर्जा के साथ बोलना पड़ा, तो ये दीर्घ स्वर है, तो ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। ये उदाहरण दिए गए हैं दीर्घ के, यहाँ पे ह्रस्व के भी उदाहरण दिए होंगे। ये देखिए, ये दिए हैं, ह्रस्व के अंतर्गत ये आते हैं। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे छोटा आ, छोटी ई, ऊ और ऋषि, ये ही आते हैं ह्रस्व के अंतर्गत। तो ये सिर्फ आ, ई, ऊ और ऋषि ये ह्रस्व के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद दीर्घ जानेंगे, ये दीर्घ के उदाहरण है। अगर पेपर में आता है कि बड़ा आ है, ह्रस्व है, दीर्घ है, प्लतु है, या इनमें से कोई नहीं, तो आप बताएंगे कि ये दीर्घ है। इसके बाद बात आता है प्लुत की। प्लतु स्वर क्या है? तो प्लतु स्वर जिसमें ह्रस्व का 3 गुना समय लगे उसे हम प्लतु कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सब पढ़ सकते हैं। जैसे ओम है, ओम को बोलने में 3 गुना समय लगे, जैसे हमने बोला ओम, तो ह्रस्व से 3 गुना समय लगेगा, इसीलिए इसे हम प्लतु स्वर कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अनुनासिका और अनुस्वार की। अनुनासिका, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, यानी कि नाक से भी होता है और मुंह से भी होता है, तो इसे हम अनुनासिका कहते हैं। अनुनासिका, देखो 2 शब्द आते हैं, अनु भी आ रहा है और नसिका, तो समझ जाइए कि नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होगा। जैसे उदाहरण है यहाँ पे लिखा हुआ है, उदाहरण लिखा है जैसे गांव। अब आप गांव को बोलेंगे तो गांव, तो क्या नाक से भी हवा निकल रही है और मुंह से भी, जैसे दांत, आंगन, शांच, ये क्या है कि जब मुंह से और नाक से दोनों से हवा निकले तो इसे हम अनुनासिका कहते हैं, ठीक। अब पेपर में आ जाए, जैसे ये है गांव आ जाए और पूछे ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, अनुनासिका के अंतर्गत, अनुस्वार के अंतर्गत, या निर्नुनासिका के अंतर्गत, तो ये अलग अलग प्रकार के हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आता है अनुस्वार, ये ही 2 पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछा जाता है। अनुस्वार, इसमें केवल नाक से ध्वनि आती है, जैसे अंगूर, इसमें आप बोलेंगे मुंह से, लेकिन जो हवा है वो सिर्फ नाक से निकलती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो एक बार, तो ये सब आप पढ़ लेना। तो क्या, जैसे अंगूर है, अंगद है, कंगन है, ठीक, यहाँ पे गलत लिखा हुआ, कंकन लिखा हुआ, ठीक। तो ये अनुस्वार और अनुनासिका हो गए। अनुनासिका में नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, लेकिन अनुनासिका में हम चांद के ऊपर बिंदी लगाते हैं और अनुस्वार में केवल हम बिंदी लगाते हैं। ये अंतर है अनुनासिका और अनुस्वार में, ठीक। इसके बाद विसर्ग आपको पता है कि पीछे लगता है, जैसे हमने बताया था स्वर में कि जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि स्वर जो होते हैं उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती बोलने की, लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं होता, इसमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो जब स्वरों की सहायता लेनी पड़े इन्हें बोलने के लिए, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे का है, खा है, गा, ये व्यंजन है। अभी हम आगे बता रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ठीक। कोई खास नहीं लिखा, जो हम बता रहे हैं यही सब लिखा हुआ है। अब व्यंजन के प्रकार देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। हमने स्वरों की संख्या जानी थी, कितनी होती है, 13, और वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52, ठीक है। वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है 52। तो ये जो 13 हमने जानी थी स्वरों की संख्या थी, अंग और आह को मिला के, ठीक है। अब जो स्वर थे, व्यंजन थे, उसमें पहला है स्पर्श व्यंजन, ठीक। स्पर्श व्यंजन
इसमें स्पर्श व्यंजन ये देखिए, इनकी संख्या कितनी है 25, लेकिन 2 और होते हैं, इन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। आपने देखा होगा ये नीचे जैसे ये लिखा है, ऐसे जो लिखे रहते हैं, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनको मिला के ये जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछे तो स्पष्ट 25 है, लेकिन ये 2 अलग से होते हैं। जब वर्णमाला बनाई जाती है तो उसमें ये सब मिला के 52 होते हैं, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या केवल 25 होती है। इसमें का वर्ग आता है, ठीक है, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है, ठीक है। जैसे का खा गा अंगा, चा छा जा जा इया, ठीक है। स्पष्ट दिख रहा होगा, ये देखिए और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। अब इन्हें हम याद कैसे करेंगे, अभी मैं ट्रिक बताता हूँ, ये सब एकदम याद हो जाएंगे। इससे पेपर में 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ये जैसे कंठ से बोले जाते हैं, तालु से, ये सब ऐसे लिखा, लेकिन ट्रिक बताएंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये स्पर्श व्यंजन हो गए। अब बात करते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये देखिए लिखा हुआ है ढेर सारा, आप पढ़ लीजिए। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या रा और या रा ला वा ये आते हैं। पेपर में यही पूछा जाता है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन हैं, तो ये हैं 4 आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है शा 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 हा, ठीक है। हाँ ये लिखा हुआ है, ये भी 4 होते हैं, शा 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 हा। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलके बने होते हैं, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा, ये छा लिखा है तो ये इसमें हलंत लगा रहता है, का में, ता में भी हलंत लगा रहता है, इसमें भी हलंत लगा रहता है। जैसे ये लिखा हुआ है का प्लस शा, तो ये बनता है छा, ठीक है। तावरा मिलके त्रा बनता है, शावरा मिलके श्रा बनता है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, जा और या मिलके बनता है। अभी हम दिखा दे रहे हैं इसको, ये संयुक्त व्यंजन है, छत्री, त्रिशूल और ज्ञानी ये। और इसके अलावा ये वाला शा भी, ये वाला शा भी, श्रा वाला, श्री वाला शा भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये संयुक्त व्यंजन है। चलिए अब हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ण पढ़ा, जो हमने बताया कि ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है, इसे हम विखंडित नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ा वर्णमाला, जिसे वर्णों के व्यवस्थित समूह को हमने वर्णमाला कहा। वर्णमाला के 2 मुख्य भेद थे, स्वर था, व्यंजन था। स्वर को हमने 3 भागों में बांटा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लतु। प्लतु को हमने इसमें नहीं ऐड किया है, ठीक। तो ह्रस्व के अंतर्गत 4 आते हैं, छोटा आ है, ई है, ऊ है और ऋषि है, ठीक। इसके बाद दीर्घ के अंतर्गत 7 हैं, बड़ा है, ई है, ऊ है, ए है और ए है और ओ है और औ है। तो इनको मिला के 11 हो गए और इसमें 2 और ऐड कर देंगे अयोग बहा, तो इनकी संख्या हो जाएगी 13। तो स्वरों की कुल संख्या हो गई 13, ठीक। अब बात आती है व्यंजन की। व्यंजन को हमने 4 भागों में बांटा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। स्पर्श व्यंजन में हमने बताया कि इनकी संख्या 25 है, का से लेके पा वर्ग तक स्पर्श व्यंजन है, ठीक। 2 इसमें और ऐड किए हैं, 2 और ऐड होते हैं, ठीक। अंतस्थ व्यंजन हमने बताया या, रा, ला और वा। अंतस्थ व्यंजन में ही हमने या और वा को क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। कई बार पेपर में अर्धस्वर है, तो या और वा अर्धस्वर है, ठीक है। इसके बाद आता ऊष्म व्यंजन, जब बोलने में मुख से ऊष्मा निकले तो इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने शा बोला, आप बोलेंगे तो आपके मुंह से ऊष्मा निकलेगी, तो ये ऊष्म व्यंजन इसीलिए इन्हें कहा जाता है। इसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन,
ये दूसरे व्यंजनों से मिलके बने होते हैं, जैसे छा, जैसे छा है, ठीक, छा है जो ये का और शा से मिलके बना है, तो ये दो व्यंजनों से मिलके बना है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार त्रा है वो ता और रा से मिलके बना है, ठीक। ज्ञा जो है वो जा और आ से मिलके बना है, और कई जगह पे ये ऐसे लिखा रहता, ठीक। तो जा प्लस इया से मिलके बना रहता है, कैसे, जा प्लस इया, इससे मिलके बनता है ज्ञा। और श्रा जो है वो शा, ये जो श्रा है ये सा और रा से मिलके बनता है, ये हलंत लगाता है, ठीक। तो शा और रा श्रा से मिलके बनता है। तो ये पूरा ओवरव्यू हो गया वर्णमाला का, इससे 1 नंबर का प्रश्न अवश्य आता है, ठीक। अब हम इनके जो उच्चारण स्थान है उनको याद कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक। चलिए अब हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो सूत्र है इसको आपको याद कर लेना, अकु विसर्ज्य नाम कंठा। तो इसमें देखो सूत्र में लिखा है आ, तो इससे दोनों आ हो जाएंगे, और का लिखा है, देखो कु लिखा हुआ है तो इससे का वर्ग हो गया, हा लिखा है तो हा, और विसर्ज्य नाम है तो विसर्ग। तो इतने शब्द कंठ से बोले जाते हैं। सूत्र है अकु विसर्ज्य नाम कंठा, आ, का वर्ग, हा और विसर्ग, ये सब कंठ से बोले जाते हैं, ये सूत्र है, ठीक। इसमें देखो आ है तो आ से दोनों आ हो गए, कु है, ठीक, ये जो कु है इससे का वर्ग पूरा, का खा गा घा अंगा, ये सब कंठ से बोले जाएंगे, ठीक। और विसर्ग से विसर्ग हो गया, और हा दिया हुआ है यहाँ पे तो हा से हा हो गया। इसके बाद तो ये जो पूरा सूत्र है अकु विसर्ज्य नाम कंठा, ये कंठ से बोले जाते हैं ये पूरे वर्ण, ठीक। अब आता है, अब जो दूसरा आता है वो है इचु यशा नाम तालु। ई, दोनों प्रकार की ई और चा वर्ग, चा छा जा छा पूरा वर्ग है, और या और शा, ये वाला या और शा, ये दोनों तालु से बोले जाते हैं, ठीक। तो ये जो पूरा सूत्र है इसको आपको याद कर लेना इसी फॉर्म में, इचु यशा नाम तालु। तो इससे आपको ये तालु से बोलने वाले जो निकलने वाले वर्ण है वो याद हो जाएंगे। इसके बाद आता है ऋतु ऋषा नाम मूर्धा, ठीक। तो ऋषि जो है और टावर्ग है, इसके बाद ऋषि हो गया, टावर्ग हो गया, और रा और शा, ऋतु रस्या नाम मूर्धा। इसमें देखिए सब में पीछे ना आएगा, इसको हटा देना आपको, ये सब में ना आएगा, इसको नहीं, इससे कोई शब्द नहीं बन रहा, ठीक है। तो ऋतु रस्या नाम मूर्धा, तो ये मूर्धन्य से बोले जाते हैं। इसके बाद आता है ऋतु रस्या नाम दंता, तो ये दांत से बोले जाते हैं, ला और तावर्ग और शा, और ये ली है, ये संस्कृत का सूत्र है, तो संस्कृत के माध्यम से ये संस्कृत में भी काम देगा और हिंदी में भी काम देगा, ठीक है। तो इससे आप तावर्ग और ला और शा ये दांत से बोले जाते हैं, ठीक, दंत से। इसके बाद आता उपपद्य नाम ओष्ठा, तो दोनों ऊ हो गए, और पा वर्ग ये ओठ से बोले जाते हैं। इसके बाद आता इमंगल नाम नशका चा, यानी कि ये जो पंचम वर्ण है, स्पर्श व्यंजन में जो पंचम वर्ण है उन्हें हम नस्का से बोलते हैं, ठीक। अगर ये केवल नस्का से पूछे, जैसे पूछ दिया जाए कि ना कहाँ से बोला जाता है, तो ये नाक से या नस्का से बोला जाता है, ठीक है। तो ये नस्का से हो गया। अब आता इदैतु कंठ तालु, ए और ए ये कंठ तालु से बोले जाते हैं, कंठ से और तालु से दोनों को उपयोग होता है, इसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इदैतो कंठ तालु। इसके बाद आता है उदैतो कंठोष्ठ, यानी कि ये दोनों ऊ हैं, ऊ और अ ये कंठोष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है, कंठोष्ठ से ऊ और अ। इसके बाद आता है वकारस्य दंतोष्ठम, तो ये जो वा है केवल वा, वकारस्य दंतोष्ठम, तो ये दंतोष्ठ से बोला जाता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है दंतोष्ठ।
तो वकारस्य दंतोष्टम। तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको आप लिख लीजिए और एक दो बार समझ लीजिए, आपको ये याद हो जाएंगे। और 100% इससे एक नंबर का, तो एक नंबर जो पहले वर्णमाला बताए उससे और एक नंबर इससे, तो 2 नंबर इससे हिंदी के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नंबर का हिंदी में आता है यूपी टेट में और 20 नंबर का आता है सुपर टेट में, ठीक है। तो हिंदी महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने इसका ये पार्ट पहला था। वीडियो लंबा हो गया, इसीलिए हम इसमें अल्प प्राण, महाप्राण और संवृत और विवृत उनको हम नहीं बता पा रहे हैं, तो उसको हम आपको अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।